निवेश का संवर्धन 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे एफडीआई का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल। हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर के प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। संशोधित अनुमान 2023-24। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25। वर्ष 2024-25 में उधार में से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। जैसा कि मेरे 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। महोदय, 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों में शकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों उधारियां वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगी। अब जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए और अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध होगा। लेखा अनुदान। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से लेखा अनुदान हेतु संसद से अनुमोदन प्राप्त करना चाहूंगी। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हो गया है और विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई है। मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। मैं करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूं। सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजम्प्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अद्यतन की हुई आयकर विवरणियां, नया फॉर्म 26AS और पहले से भरी हुई कर विवरणियां शुरू किए जाने से कर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक सरल और आसान हो गई है। विवरणियों पर कार्रवाई में वर्ष 2013-14 में औसतन 93 दिन लगते थे, जो कम होकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गए हैं। इससे प्रतिदाय रिफंड जारी करने में तेजी आई है। अप्रत्यक्ष कर। भारत में अत्यंत बटी हुई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने जीएसटी के लाभ को स्वीकारा है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94% उद्योग प्रमुख जीएसटी में हुए बदलाव को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के एसजी/एसटी राजस्व की बॉयंसी 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद वाली अवधि में 1.122 है। इसके विपरीत
वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बुओयेंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई है।